Hello friends, how are you? You must be dreaming to get into the good college. अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो बेटर होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी यूनिट्स पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन सी यूनिट्स ज्यादा रिवॉर्डिंग है, क्या पैटर्न रहता है एग्जाम्स का। और इसलिए सीयूटी यूजी 2023 के लिए इट इज मस्ट मैंडेटरी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। विज्ञान घर इस वीडियो में डिस्कस करेगा 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्पेशली बायोलॉजिकल डोमेन्स के, जिससे कि आपको बीएससी बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या रिलेटेड डोमेन्स में एडमिशन मिल सके। तो शुरू करेंगे। इवोल्यूशन occurs as a result of mutation in somatic DNA, somatic RNA, germ plasm DNA और germ plasm RNA। देखिए यहाँ पे दो टर्म इंट्रोड्यूस हुई हैं, इवोल्यूशन और एक म्यूटेशन। अगर ये दोनों समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। पहली बात तो म्यूटेशन क्या होता है। अगर कोई भी न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, वेदर इट्स अ डीएनए और आरएनए, स्पेशली डीएनए में अगर कोई नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाता है, लेट अस से इन नॉर्मल इट इज टी थाइमीन, इट इज बीइंग चेंज्ड विद द साइटोसिन, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, राइट। तो यानी कि अगर नाइट्रोजनस बेस की जो लैंग्वेज है वो डीएनए के अंदर चेंज हो जाती है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये तो बहुत क्लियर है कि डीएनए हैज टू बी चेंज्ड इन द म्यूटेशन। अब इसका इवोल्यूशन में क्या रोल होगा। सपोज करिए ये जो म्यूटेशन हुआ इसकी वजह से हम जो है डिजीज्ड हो जाते हैं, तो क्या ये अच्छा म्यूटेशन है? नहीं। बट अगर हमें इसकी बजाय रेदर देन गेटिंग डिजीज, अगर हमें कुछ सर्वाइवल एज मिलता है, यानी कि हम बेटर फिट हो जाते हैं, तो ये क्या अच्छा है? यस, इट्स अ हेल्दी म्यूटेशन। तो इस क्वेश्चन में हेल्दी म्यूटेशंस की बात की गई है। दोज म्यूटेशन जो कि हमें हेल्दी करेंगे, जो हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बनाएंगे। और वो सारे म्यूटेशन जो हैं इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि ऐसे म्यूटेशंस जो कि अच्छे म्यूटेशंस हैं वो हमें इवोल्यूशन में हेल्प करेंगे। अब ये म्यूटेशन होने किस में चाहिए? ये म्यूटेशन होने चाहिए हर उस न्यूक्लिक एसिड में जिसको के पेरेंट्स जो हैं दे कैन इनहेरिट टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऐसी चीज जो कि अपने पेरेंट्स से बच्चों में जा सके। और वो क्या लैंग्वेज जाती है? व्हाट इज द हेरिडिटी मटेरियल? आपने बायोलॉजी में पढ़ा है, दैट इज द डीएनए। और डीएनए भी किस जगह का? इन द गैमेट्स, यानी स्पर्म का जो डीएनए है, व्हेन इट फ्यूज विद द ओवा डीएनए, तो देन इट इज बीइंग पास टू द ऑफस्प्रिंग। जाइगोट बनता है और ऑफस्प्रिंग बनते हैं। यानी कि इवोल्यूशन occurs as a result of mutation in the germ plasm DNA या फिर गैमेटिक डीएनए। ठीक है, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following sequence fits into the organic evolution theory proposed by Charles Darwin and Alfred Wallace? So variation, constancy of population size, overproduction, natural selection are being given in various permutation combination. And we have to find out कि जो चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वॉलेस की जो थियरी थी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थियरी, उसमें ये किस ऑर्डर में अरेंज थे। जो अल्फ्रेड वॉलेस और चार्ल्स डार्विन जो थे, दे हैव एनविजन दैट हाउ इवोल्यूशन मस्ट हैव टेकन प्लेस, और उसके लिए उन्होंने एक थियरी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन। उनके हिसाब से होता क्या था? देखिए, आपके जो सोर्सेज हैं, जो फूड है, जो अवेलेबल है किसी भी प्रोजनी के लिए, वो डिसाइड करता है कि हाउ मच यू कैन ग्रो। बट इनिशियली होता क्या है, सारी स्पीशीज ओवर प्रोडक्शन करती हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, जिससे कि उनमें से फिट ऑर्गेनिज्म आ सके। ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि ज्यादा अच्छे इंडिविजुअल्स कैरी आउट करेंगे प्रोजनी में। इसका मतलब ओवर प्रोडक्शन विल ऑलवेज बी द फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि फूड लिमिटेड था, ओवर प्रोडक्शन हुई है, इंडिविजुअल ज्यादा है, फूड कम है, तो फूड जो है वो लिमिट करता है एक पॉपुलेशन साइज को। एंड पॉपुलेशन साइज एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाती है। दैट मींस कांस्टेंसी ऑफ द पॉपुलेशन साइज विल बी द सेकंड ऑप्शन। अब ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी एक जैसे तो होंगे नहीं, एक दूसरे की कार्बन कॉपी तो होंगे नहीं, सभी कुछ कुछ डिफरेंट होंगे, कुछ एजेस होंगे, किसी में कुछ ज्यादा बेटर होगा, किसी में कुछ अलग होगा, किसी में कुछ कमी होगी। यानी कि इन अ गिवन पॉपुलेशन देयर वुड बी अ ह्यूज वेरिएशन विल बी देयर। और इन सब में से जो बेटर अडेप्ट होंगे, विच आर द फिटेस्ट टू सर्वाइव, उनको नेचुरल सिलेक्शन किया जाएगा, उनको पिक किया जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो जो ऑर्डर होता है नेचुरल सिलेक्शन का, वो होता है ओवर प्रोडक्शन, कॉन्स्टेंसी ऑफ द पॉपुलेशन साइज, फॉलोड बाय वेरिएशन, फॉलोड बाय नेचुरल सिलेक्शन।
आप देख सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया शुरुआत में है, ठीक है, तो बैक्टीरिया ने, एक फादर और मदर बैक्टीरिया ने बहुत सारे बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कर दिया। अब इन बैक्टीरिया में चूंकि फूड लिमिटेड है तो ओनली सम ऑफ देम विल बी सर्वाइविंग, जो कि ज्यादा बेटर है। और इन सब में से जितने भी वेरिएशंस हैं जो ज्यादा इक्विप्ड है नेक्स्ट राउंड के लिए, उनको नेचर सेलेक्ट कर लेगी। सो दे विल बी नेचुरली सेलेक्टेड अल्टीमेटली। सो दैट मीन्स द वे द बैक्टीरिया विल बी इवॉल्विंग, प्रोवाइडेड ओवर प्रोडक्शन, उसके बाद कॉन्स्टेंसी ऑफ द पॉपुलेशन साइज, उसके बाद आएगा वेरिएशन, फॉलोड बाय नेचुरल सिलेक्शन। होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। Which root zone is responsible for maximum water absorption? Root, region of elongation, lateral root और root hairs। ये तो क्वेश्चन आप सबको आता होगा कि रूट्स जो होती हैं प्लांट सिस्टम में, दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट रीजन वेयर वाटर एब्जॉर्प्शन इज द टेकिंग प्लेस। यानी कि जो रूट हेयर जोन है वहां पे मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, विच इज बीइंग लिटरली ट्रांसफर इनटू द रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा कि रूट हेयर्स जो होते हैं, जो कि किसी भी रूट में बहुत सारे होते हैं, मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स आर देयर, जो कि अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि कितना वाटर एब्जॉर्ब होगा। ओके, सो रूट हेयर्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हेलियोफाइट्स आर सॉल्ट लविंग प्लांट्स, सन लविंग प्लांट्स, शेड लविंग प्लांट्स और वाटर लविंग प्लांट्स। देखिए, द प्लांट्स विच आर अडेप्टेड टू लिव अंडर प्लेंटी ऑफ सनलाइट, जिनको बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू ग्रो, उनको हम बोलते हैं हेलियोफाइट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेनियन। बेनियन इतना बड़ा क्यों हो जाता है? बाकी के दूसरे जो पेड़ होते हैं वो छोटे रहते हैं, क्यों? क्योंकि बेनियन को जो सनलाइट है वो पसंद है, तो दैट्स वेयर इट विल ट्राई टू गेट द मैक्सिमम कैनोपी। वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा जिससे कि मैक्सिमम सनलाइट को वो गैदर कर सके। तो बेनियन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सन लविंग प्लांट्स और हेलियोफाइट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following viruses has the capacity to produce lysozymes? Poliomyelitis virus, bacteriophage, TMV, वैक्सीनिया वायरस। देखिए, पहले तो आपको ये आना चाहिए कि ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये किस काम आता है। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ये हमारी आईज में भी होता है, टीयर्स में भी होता है, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू डिग्रेड द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। कुछ कुछ याद आया? पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर कहां होती थी? पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती थी बैक्टीरियल सेल वॉल में, राइट? तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। तो यानी कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको लाइसोजाइम की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू गेट इनटू इट, और उसका मतलब है बैक्टीरियोफाज होंगे वो। जैसे फॉर एग्जांपल लैम्डा बैक्टीरियोफाज। अब ये लैम्डा बैक्टीरियोफाज क्या करेगा? लैम्डा बैक्टीरियोफाज जब इसको अपने होस्ट यानी बैक्टीरिया पे सिट करना है, लेट अस से ये बैक्टीरिया है जो इसका होस्ट है, ठीक है, तो व्हेनेवर द लैम्डा बैक्टीरियोफाज सिट्स ओवर इट, तो ये इस एरिया में रिलीज करेगा लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम्स की वजह से क्या होगा, जो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट है वो डिग्रेड हो जाएगा, और नाउ एक होल बन जाएगा इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। अब ये अपना डीएनए को, लैम्डाफाज अपने डीएनए को थ्रू दिस होल बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में रिलीज करवा देगा। तो बेसिकली बैक्टीरियोफाज विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया यूजेस लाइसोजाइम इन ऑर्डर टू पंक्चर the bacterial cell wall. Option B is the correct answer. Silicae is the fruit of the family Cucurbitaceae, Malvaceae, Brassicaceae और Leguminaceae. देखिए, द टिपिकल फ्रूट ऑफ द मस्टर्ड फैमिली यानी कि ब्रासिके को हम स्लिक्वे बोलते हैं। तो यानी कि इधर स्लिक्वे इज द फ्रूट ऑफ द फैमिली कौन सी? मस्टर्ड फैमिली यानी कि ब्रासिके की होगा। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, द परसेंट क्रॉसिंग ओवर इज हाई when genes are unlinked, genes are located on different chromosomes, genes are linked and very close to each other, genes are linked and far away from each other. देखिए, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जीन्स गेट अरेंज्ड एंड अ न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड इन द गैमेट्स, लाइक इस तरह से। तो आप ये देखिए, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं एंड ड्यूरिंग काइजमेटा फॉर्मेशन सम ऑफ द येलो पार्ट इज बीइंग एक्सचेंज्ड विद द ब्लू क्रोमोसोम्स,
और जो आपका ब्लू क्रोमोसोम का पार्ट था वो अब किस में आ गया, आपके येलो क्रोमेटिड में, ठीक है ना। तो दोनों ने अपनी एक नई लैंग्वेज बना ली, नहीं बना ली। ये देखिए पहले के मुकाबले यहां तक ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए था, अब एक नया सीक्वेंस आ गया, ठीक है ना, जेकेएल। ऐसे ही आपके जो येलो वाला था उसमें एक नया सीक्वेंस इंट्रोड्यूस हो गया, एंड ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिकॉम्बिनेंट्स, राइट। तो ये आगे जाके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है। चलिए अब हमें बात करनी है क्रॉसिंग ओवर की। ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ये जो काइस्मेटा बना था, इसकी फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज कब ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा, ये जो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द एलील शोइंग क्रॉसिंग ओवर। यानी कि कोई दो जीन कितना पास पास हैं, जितना पास होंगी उतना ही उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर की जो परसेंटेज है वो कम होगी। जितना वो एक दूसरे से दूर होंगी, ऑन द सेम क्रोमोसोम, रिमेंबर ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी कि लेट अस से यहां पर दो जीन्स हैं पास पास, तो ऑब्वियस सी बात है जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो देयर इज एनफ चांसेस कि क्रॉसिंग ओवर जब हो रहा है तो ये दोनों जीन्स हैं, ये दोनों साथ साथ चली जाए। सो व्हेनेवर टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर क्लोज एनफ, तो उन केसेस में परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेंट जो बनने का जो दर है वो कम होता है। बट इफ दे आर डिस्टेंट एनफ ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक यहां है एक यहां है, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो हो सकता है ये जीन इधर चली जाए, ये वाली जीन दूसरे क्रोमोसोम में शिफ्ट हो जाए, राइट। तो इसका मतलब इफ टू जीन्स आर लिंक्ड, लिंक्ड मतलब दोनों एक ही क्रोमोसोम्स में हैं, एंड दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, तो तब परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो हाई हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, genes should be linked मतलब on the same chromosome but far away from each other. Option D is the correct answer. Indole 3 acetic acid was first isolated from rice bran oil, rhizopus, human urine और colleptile of oat seedling. देखिए जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है ये एक नेचुरली अकरिंग फाइटोहार्मोन्स है, जैसे क्वेश्चन में दिया इट्स एन ऑक्सिन, राइट। तो ये प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। डू यू नो ये कहां से सबसे पहले आइसोलेट हुआ था? Unexpectedly, it was isolated from human urine by Kogle and Hagen-Smith. तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले आइसोलेट हुआ था, राइट। Sex in honeybee is determined by X2 autosome ratio, the presence of Y chromosomes, environmental temperature और haplodiploidy system. देखिए जो सेक्स इन हनी बी, स्पेशली हिम्नोप्टरन, हिम्नोप्टरन्स में आपके हनी बी भी आ जाता है, आंट्स भी आ जाते हैं एंड वेस्प भी आ जाते हैं, दे फॉलो हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड ये हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम होता क्या है। आपने वर्ड सुना होगा हैप्लॉइड, दैट मींस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, जो हमारे गैमेट्स में होता है। डिप्लॉइड्स जो कि जाइगोट में होता है, यानी कि 2n, ठीक है। तो हनी बी के अंदर ये n और 2n का चक्कर क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो जो ओवा होता है अनफर्टिलाइज्ड एग, जिसमें एन क्रोमोसोम्स होते हैं यानी 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जनरली डेवलप होते हैं एज एन मेल, जिनको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन्स, ठीक है। तो ड्रोन्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, दे विल बी हैविंग 16 क्रोमोसोम, यानी कि एन यानी हैप्लॉइड कंटेंट। जबकि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, एन ऑफ देयर्स इज बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। अब स्पर्म कितने क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करने वाला है, 16, यानी एन नंबर आपका स्पर्म से भी आ रहा है, राइट। तो जो फीमेल्स हैं जो कि क्वीन भी बनेगी या फिर दे आर गोइंग टू बिकम वर्कर्स, दोनों ही केसेस में द ओवरऑल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 16 फ्रॉम द स्पर्म, 16 फ्रॉम द एग, दैट मींस 32, एंड दे आर गोइंग टू बिकम 2n। यानी कि जो मेल्स या ड्रोन्स हैं दे आर हैप्लॉइड, while the females which are queen they are 2n, that means diploid. So sex in honeybee is determined by the haplodiploidy system. Option D. Which of the following symbiotic microorganism is nitrogen fixing? Azotobacter, Rhizobium, Clostridium और Cyanobacteria. देखिए जब जब सिम्बायोसिस की बात आती है तो सबसे पहला दिमाग में जो चीज आती है वो आती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विद द लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा नाम है वो है राइजोबियम का। ये जो बैक्टीरिया है इट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल और इन रिटर्न इसको क्या मिलता है, प्लांट्स प्रोवाइड द फूड फॉर देम। तो हियर द ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट राइजोबियम इज द symbiotic microorganism which are found to do the nitrogen fixing for the leguminous plants, ठीक है।
Which one of the following is the correct match of the product and the producer? Okay, cyclosporin A. देखिए जो साइक्लोस्पोरिन ए है इट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखिए जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो यू नो कि उसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गन किसी और का है, फॉरनर है। तो इम्यूनोलॉजी में क्या कहते थे कि कोई भी चीज जो आपसे फॉरनर है उसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, इम्यूनिटी हाई होती है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब हमें करना होता है तो हमें इम्यूनिटी को थोड़े टाइम के लिए लो करना होता है और उसके लिए हम साइक्लोस्पोरिन ए का यूज करते हैं। The cyclosporin A is being derived from Trichoderma polysporum, which is a fungus. तो ऑप्शन ए तो सही होगा, साइक्लोस्पोरिन ए इज derived from fungus Trichoderma। ठीक है, अब आते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये स्टैटिन्स बोलते हैं। These statins are produced by the yeast Monascus purpureus, ये भी ठीक है। और ये जो statins होते हैं ये क्या काम करते हैं? They lower down the blood cholesterol। कैसे? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होने नहीं देते, इन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं। कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गलती है, तो यू कुड हैव आस्क्ड फॉर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ है, दो आंसर तो होंगे नहीं, कोई एक ही होना चाहिए था। यानी कि इस क्वेश्चन में हम मार्क्स क्लेम कर सकते थे। तो अगर आपको 2023 में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें कि आपको लगता है, डाउट्स है कि आपका जो आंसर है वो सही है बट आंसर शीट जो टेंटेटिव आई है वो गलत है, तो आप मार्क्स को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सी एंटीबायोटिक्स फॉर एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये गलत है। एसिटोबैक्टर एसिटाई इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द एसिटिक एसिड, नॉट द एंटीबायोटिक। तो आपके जो एसिटिक एसिड होते हैं, विनेगर होता है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री में हम एसिटोबैक्टर एसिटाई यूज करते हैं। तो ये सी गलत हो जाएगा। नाउ कम्स रेड डाई के लिए मिथेनोबैक्टीरियम, ये भी गलत है बिकॉज रेड डाई के लिए वी यूज द कोचिनियल इंसेक्ट्स। तो जो कोचिनियल इंसेक्ट्स हैं उनकी स्किन्स को हम यूज करते हैं टू मेक द रेड डाई फॉर कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, दो आंसर इस क्वेश्चन के ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेलुलर रेस्पिरेशन? ओके, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन सेल मेम्ब्रेन, नहीं नहीं नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। व्हाई? जो ग्लाइकोलिसिस है विच इज अ 10 स्टेप रिएक्शन, किसके लिए यूज होती है? कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन, ग्लूकोज के डिग्रेडेशन के लिए। इसी तो ये तो नाम पड़ गया इसका, ग्लाइकोलिसिस मींस ग्लूकोज का लिसिस, ब्रेक डाउन, राइट। और वो किसमें होती है? हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है वो अकर होता है साइटोप्लाज्म में, ना कि सेल मेम्ब्रेन में। तो ये स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट नहीं है। अब आते हैं हम स्टेटमेंट टू पे। ठीक है, एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये भी गलत है। टीसीए साइकिल यानी क्रेब साइकिल कहां होती थी? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, राइट। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या होता था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, याद आया कुछ कुछ? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम्स हैं या जो प्रोटीन्स हैं वो होते हैं आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जबकि मैट्रिक्स में आपकी क्रेब साइकिल होती है। पर यहां पर एक ग्लिच है, क्या? जो आपकी क्रेब साइकिल है उसमें एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, याद आया कुछ कुछ? ये जो एंजाइम है ये अकेला एंजाइम है विच इज फाउंड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यानी कि टीसीए साइकिल के सारे एंजाइम्स में से सिर्फ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलेगा, बाकी के नहीं। तो स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है। NAD पॉजिटिव इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर, नहीं बाबा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसी पे कब आता है? व्हेन इट डोनेट्स इट इलेक्ट्रॉन। तो NAD पॉजिटिव जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया है वो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनर रह सकता है? तो NAD पॉजिटिव इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, नहीं, इट इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन किससे? ग्लूकोज से। और ये क्या बन जाता है? NADH। तो बेसिकली NADH इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, NAD पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन तो आपका डी ही होगा। चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यस, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, बिल्कुल। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में।
तो जब जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा हो जाएगा तो देन इट विल बी गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। बट सपोजिटली इफ योर बॉडी हैज हाई अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो क्या होगा, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल बी बैक कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये जो रिएक्शन है ये कौन सा एंजाइम करवा रहा होता है, इट इज बीइंग कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। ठीक है, अब ये रिएक्शन देख लेते हैं कहां कहां होती है। जब भी आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा होगा तो आपकी क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और जब भी आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होगा तो ग्लूकोज सिंथेसिस होती है, तो उस स्टेप को बोलते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सेम एंजाइम ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस रिवर्स रिएक्शन कराता है और सेम एंजाइम ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस फॉरवर्ड रिएक्शन कराता है। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी? ओके, fertilization of ova and embryonic development takes place in test tube. Fertilization of ova occurs in uterus while the development takes place in the test tube. Fertilization of ova occurs in test tube whereas development of embryo occurs in uterus or unfertilized ova develops in the test tube. देखिए जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक और नाम से जाना जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो आपका ओवा और स्पर्म उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो टेस्ट ट्यूब में होता है, इन विट्रो कंडीशंस में होता है। एंड जब वो जाइगोट जो है वो कुछ सेल पर्टिकुलर सेल स्टेज तक डेवलप हो जाता है तो देन वी इम्प्लांट इनटू द यूट्रस ऑफ द मदर, राइट। तो यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होगा, जब आपका स्पर्म एंड ओवा फ्यूज कराया जाएगा बाहर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, एंड जब ये जाइगोट बन जाएगा तो देन वी विल इम्प्लांट इनटू द फीमेल बॉडी, राइट, यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे तो उसको बोलते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा अकर्स इन टेस्ट ट्यूब whereas development of embryo occurs in uterus. Option C is the correct answer. Which of the following enzymes helps in fixing carbon dioxide into malic acid in sorghum plant? Okay, sorghum plant कैसा plant होता है, it is a C4 plant. तो एक बार C4 cycle देख लें। Okay, तो in the C4 cycle the carbon dioxide which is coming because of CO2 ये फ्यूज की जाती है प्राइमरी एक्सेप्टर बाय फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ और किस में कन्वर्ट की जाती है अल्टीमेटली मैलिक एसिड में थ्रू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये जो पहला एंजाइम है which is catalyzing this reaction PEPC, ये कौन सा होता है, it is the phosphoenol pyruvate carboxylase। ठीक है, PEPC। तो here the option B would be the correct answer. Hormones responsible for menstrual cycle are produced from uterus only, ovaries and anterior pituitary, uterus and anterior pituitary। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स LH एंड FSH, और LH और FSH कौन प्रोड्यूस करता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड दिस LH एंड FSH बोथ प्रमोट ओव्यूलेशन। इनका एक और काम भी होता है, दे स्टिमुलेट्स ओवरीज टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दे स्टिमुलेट यूट्रस एंड ब्रेस्ट टू प्रिपेयर फॉर पॉसिबल फर्टिलाइजेशन। यानी अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर जाती है तो आगे के डेवलपमेंट के लिए ओवरीज जो हैं वो तैयार करती हैं यूट्रस को, राइट। तो इसका मतलब हार्मोन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए वो होते हैं आपके ओवरीज से भी और एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन आ रहा है, LH एंड FSH, राइट, और ओवरीज से कौन आ रहा है आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए, आपको हमारे एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे हैं तो वो जो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको प्लीज क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगला पेपर जल्दी ही आने वाला है 2022 का, तो वेट मत करिएगा, उसके लिए क्या करना है, जो पीछे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। कमेंट्स करिए कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। आगे चलें। The vascular bundle where vascular cambium is present between xylem and phloem is called, okay, जरा इसको समझते हैं। देखिए जब भी आपके xylem and phloem if they are on the same radius तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कोलेटरल सिस्टम, पढ़ा होगा आपने। तो यानी कि ऑप्शन ए या बी में से कोई एक है। और अगर इनके बीच में कोई कैम्बियम रिंग नहीं होती है, लेट अस से इफ इट इज नॉट देयर तो देन इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड, और अगर है तो देन इट इज कॉल्ड एज ओपन, राइट।
तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में इफ देयर इज अ कैम्बियम रिंग एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियाई लाइक दिस, आप देख रहे हैं ये जाइलम है एंड ये आपका फ्लोएम है, ये जाइलम हो गया, ये आपका फ्लोएम हो गया, और बीच में क्या है आपकी कैम्बियम रिंग। तो ये क्या हो गया, ये कोलेटरल सिस्टम हो गया, और कैसा हो गया, इट इज ऑफ ओपन टाइप। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। Production of which of the following is stimulated by secretin hormone? Bile juice, pancreatic juice, gastric juice और intestinal juice. ओके, देखिए होता क्या है, जब आपका स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जो होता है यानी एसिडिटी जो होती है वो ज्यादा इंक्रीज होती है, तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टिनल सेल्स हैं, राइट, वो रिलीज करती हैं आपके सिक्रेटिन हार्मोन को। और ये जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है इसके दो काम होते हैं, क्या, एक तो इट पॉजिटिवली एनहांस द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, जिससे कि आपका जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है, बाइकार्बोनेट रिच सॉल्यूशन है, वो जल्दी से जल्दी रिलीज हो और जो एसिडिक एनवायरनमेंट बन रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में उसको न्यूट्रलाइज करे। और दूसरा, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो जो आपका सीक्रेटिन है हार्मोन, इट इज रिलीज्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टिनल सेल एंड प्रमोट द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस while inhibit the release of gastric juice. Option B would be the correct answer. Lateral conjugation in Spirogyra takes place in the cells of same filament, two filaments of the same species, two filaments of different species, or all of the above. देखिए ये जो स्पायरोगैरा में कॉन्जुगेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है, दो फिलामेंट्स के बीच में भी हो सकता है, लेट अस से दिस वे, यानी कि एक में अपना फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट्स में कॉन्जुगेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्जुगेशन को वी कॉल इट एज स्केलीफॉर्म कॉन्जुगेशन। ठीक है, व्हाट वी कॉल इट एज स्केलीफॉर्म कॉन्जुगेशन। ठीक, जबकि इन द लेटरल कॉन्जुगेशन व्हाट हैपेंस इज द सेम फिलामेंट में एक सेल्स जो है अपने एडजेसेंट सेल में ट्रांसफर करती है थ्रू कॉन्जुगेशन, राइट। तो यानी कि जो लेटरल कॉन्जुगेशन है इन स्पायरोगैरा टेक्स प्लेस इन द same filament. In which part of the mitochondria is the electron transport system located? अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया, अभी हमने डिस्कस किया था that इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होती है सिस्टम जो होता है उसमें डिफरेंट साइटोक्रोम्स एंड कोएंजाइम्स अरेंज होते हैं, कहां पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, राइट। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। Diffusion of gases over the respiratory surface occurs because of the partial carbon dioxide pressure is more in alveoli than in blood, the partial carbon dioxide pressure is more in blood than in tissue, the PO2 is more in alveoli than in blood, or the partial oxygen pressure is more in tissue than in blood. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन चैप्टर में एक टेबल दी हुई है, लेट्स यूज इट। लेट्स फर्स्ट फिक्स इट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इफ यू सी, as far as carbon dioxide partial pressure is concerned, it remains more or less constant in all the cases, whether it's alveoli or tissue or blood. While partial oxygen pressure is quite high in the case of alveoli in comparison to blood or in comparison to tissues. That means diffusion of gases over the respiratory surface occurs because of the partial oxygen pressure is more in alveoli than in blood. Option C is the correct answer. Seed dispersal in squirting cucumber occurs via wind, water, ballistic mechanism or animal consumption. देखिए जो स्क्वर्टिंग कुकुम्बर होता है इट इज एन पॉइजनस रिलेटिव ऑफ द एडिबल कुकुम्बर जो हम खाते हैं, राइट। और इसमें जो स्क्वर्टिंग वर्ड है इट इज एसोसिएटेड विद द अनयूजुअल टाइप ऑफ सीड डिस्पर्सन। होता क्या है, जब ये जो फ्रूट है इट गेट्स राइपन तो इट पॉप ऑफ फ्रॉम द स्टेम, और देन क्या करता है ये एक्सप्लोसिव मैनर में अपने जो म्यूसिलीजिनस सीड्स हैं उनको फोर्सफुली इजेक्ट करता है, जस्ट लाइक अ बैलिस्टिक मैकेनिज्म। So here the option C would be the correct answer, that seed dispersal in squatting cucumber occurs via the explosive ballistic mechanism. Okay, option C is the correct. A patient suffering from diabetes mellitus will have ketonuria and glycosuria, uremia and renal calculi, हाइपरग्लाइसीमिया और यूरीमिया एंड कीटोन्यूरिया। देखिए हम सबको मालूम है डायबिटीज में होता क्या है, डायबिटीज में हम इमीडिएटली बोलते हैं कि शुगर लेवल आपका जो है वो इंक्रीज हो गया, और शुगर का मतलब क्या हो गया, यू आर हैविंग हाइपरग्लाइसीमिया, राइट। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर।
व्हाट डज लो हेमाटोक्रिट वैल्यू रिप्रेजेंट? ये जो हेमाटोक्रिट टेस्ट होता है, इट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन आवर ब्लड। हमारी जो ब्लड है उसके अंदर कितनी आरबीसीज है, कितने इरिथ्रोसाइट्स हैं, ठीक है। और अगर लो हेमाटोक्रिट है तो यानी कि इट इज अ सिग्नल ऑफ एनीमिया, यानी कि आपके ब्लड में आरबीसी का जो अमाउंट होना चाहिए उससे आपका अमाउंट कम होता जा रहा है। दैट मीन्स यू आर हैविंग लेस आरबीसी इन ब्लड देन व्हाट्स कंसीडर्ड टू बी द हेल्दी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which part of the brain extend to form spinal cord? Okay, जरा देखिए डायग्राम में, जो आपका ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में आगे जाके मिल रहा है? ये आपका है मेडुला ऑब्लंगेटा, और यही आगे कंटिन्यू किसमें हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड में, राइट। तो हियर द ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ग्रुप फीचर्स जॉइंटेड अपेंडेजेस? ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ग्रीक में जॉइंटेड का मतलब होता है ऑर्थो, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्थो वर्ड का ग्रीक में मतलब होता है जॉइंटेड, और अपेंडेजेस के लिए ग्रीक में बोला जाता है पोड्स। तो क्या आंसर हो गया? ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स के अंदर यू आर गोइंग टू सी द जॉइंटेड अपेंडेजेस। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। We wish you all good luck for your exams. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स कीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब अस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।